बस्तर जिल्हा तो आदिवासी जिल्हा, आम्ही बस्तर जिल्हा तो आदिवासी जिल्हा. बैला जिल्हा, बैला जिल्हा, बैला जिल्हा, बैला जिल्हा. की भांति मंगरुआ एक बार फिर से अपने ठिया पे है और मकसद वही है, नए लोगों से बदकही और बदकही की सिर्फ गांव की कहानियों की. तो हमारे साथ राजा राम त्रिपाठी जी हैं और ऐसे जगह से आए हैं जहां दिल्ली में बैठ के हम लोग अक्सर ये सुनते रहते हैं कि बस्तर जाना है, अच्छा कोंडागांव जाना है, सुकमा जाना है, दंतेवाड़ा जाना है. मैंने अलग तरह से उस जगह के विषय में लोगों का फीलिंग होता है. और लेकिन ये ग्रामीण भी हैं और गांव की चर्चा जब होगी तो खेती किसानी की चर्चा जरूर होगी. किसान भी हैं तो राजा राम जी से ही समझते हैं. राजा राम जी जरा बस्तर से दिल्ली तक के सफ़र के विषय में संक्षेप में रखिए कि मकसद से आए थे और उसके बाद फिर हम लोग बात करें. दरअसल मुझे यहाँ दिल्ली में एक पुरस्कार दिया जा रहा था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की 198वीं जयंती और आयोजन का रजत जयंती समारोह. उसमें मुझे मामा बालेश्वर दयाल अवार्ड दिया जा रहा था 9 तारीख को, तो उसी सिलसिले में दिल्ली आया. क्या क्यों बालेश्वर दयाल जी के नाम से क्यों आपको अवार्ड देते हैं? आजकल तो अवार्ड का खेल भी होता है, लेकिन राजा राम त्रिपाठी तो जमीन से जुड़े हुए किसान हैं, उनको क्यों? असल में मामा बालेश्वर दयाल एक ऐसे समाजसेवी थे जिनके बारे में आज की पीढ़ी समझ जाती है. उन्होंने भीलों के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में बेहद काम किया और वो राज्यसभा सांसद से त्यागपत्र देने के बाद वो उन्हीं आदिवासियों के बीच रचे बसे और उन्होंने इतना काम किया कि आज वहाँ भील आदिवासी उनके नाम के गीत गाते हैं, गाँव में मूर्तियाँ हैं. मुझे मैंने थोड़ा बहुत संघर्ष की 3 दशकों में अपने ग्रह ग्राम ही कहिए बस्तर का मैं पैदा हुआ बना बता, तो उसके लिए जो कुछ काम किया उसके लिए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद पुरस्कार के लिए. कोंडागांव में जब राजा राम त्रिपाठी की बात होती है तो कोंडागांव में जो इन्होंने खेती के क्षेत्र में जो काम किया है और खासकर जैविक खेती के वनोत्पाद के लिए वनोपज के क्षेत्र में वहाँ के परंपरागत कृषि के विषय में इन्होंने काम किया. उस कृषि के विषय में ज़रा लोगों को समझाइए कि क्या है वो पूरी आपकी परिकल्पना. देखिए, मैं इससे पहले कॉलेज में प्रोफेसर में भी नौकरी लगी थी, तो मैं बैंक अफसर था और बैंकों में जब मैंने एग्रो सेक्टर में था, ग्रामीण बैंक मैंने आप किया तो जब मैंने देखा कि खेतों में जो हम किसानों को ऋण देते हैं तो जितनी भी इकोनॉमिक्स बनाई जाती है, जो ट्रैक्टर दिया गया इतना कमाएगा और फिर आपसे कर्जा अदा करेगा, मैंने उसको जब जांचा तो पाया कि प्राय 8.5 और ट्रैक्टर लिया अगर कोई व्यक्ति उसके पास अतिरिक्त कोई काम नहीं है तो निश्चित रूप से उसकी जमीन नीलाम से करती. तो एक लाभदायक खेती की सोच थी. दूसरी बस्तर में जिस तरह की युवा पीढ़ी आप समझिए कि रोजगार न होने के कारण अन्य गतिविधियों से जुड़ रही थी, जैसे नक्सलाइट होने जाते थे, तो बस्तर जो था वह वन क्षेत्र था. वहाँ के वनवासी खेती करने वाला समुदाय नहीं, इसमें हमें समझना होगा. एग्रेरियन सोसाइटी वो ही नहीं था. जो जनजाति वो वनोपज इकट्ठा कर, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके सदियों से जंगलों के आश्रित थे. उनके उन जंगलों को हमने काट डाला विकास के नाम पे, आज वन भूमि पट्टा देने के नाम पे. तो रोजगार का वो साधन जब छीना तो मुझे लगा कि कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हो कि यहाँ के आदिवासी पलायन बिना किए यहीं रहकर इतना कमाएं कि कम से कम अपने परिवार की इज्जत के साथ पाल सकें. और जो युवाओं की नई पीढ़ी आ रही है जो अन्य कार्यों में आकर्षित हो रही है, तो बेहतर हो कि उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए. जी, यही मेरे दिमाग में भी जब भी मैं वो समय से सोच रहा था कि ज़रूर आप बोलेंगे मुख्य धारा. हमेशा हम लोगों को मुख्य धारा में ही लाते रहते हैं, कभी आदिवासियों को, कभी दलितों को, कभी सबको, जबकि आदिवासियों से जब हमारी बात होती है तो कहते हैं कि हम ही मुख्य धारा हैं. देखिए, यह बिल्कुल सही है. मेरा मानना है कि आज भी आदिवासियों से हमको जो अपने आप को शब्द समाज कहते हैं बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. नारी समानता की बात अगर हम करें तो मेरा मानना है कि हमारी संसद में नारियों को समानता का ख्याल कितना देता है, जबकि जनजाति समाज में आप देखिए महिलाओं को बराबरी का हिस्सा.
वर्ग चुनने से लेके, व्यवसाय चुनने से लेके, वर्ग को नकारने से लेके, खाने पीने, उत्सव में, हर चीज़ में बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो हमें बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जब मुख्यधारा की बात करता हूँ, जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, वो सारी जो चीज़ें हैं, उन्हें बराबरी पे मिले। जहाँ की जो मेरा मानना है कि उस क्षेत्र में हम खुद पीछे हैं, बस्तर को पिछड़ा क्षेत्र मान के ज़्यादातर योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँची। आपको ख्याल होगा राजीव गांधी ने कभी कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों के जो पैसा भेजते हैं उसका 100 रुपया भेजते थे, 15 रुपया। यह बात भी मामा बालेश्वर दयाल जी ने ही राजीव गांधी को की। हालांकि वो बार बार ये सवाल आज उठाया जाता है कि हमने तो ऐसी व्यवस्था कर दी, डिजिटल क्रांति कर दी कि अब कि कोई प्रधानमंत्री कभी कहा करता था कि मैं तो 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे नहीं पहुँचता। डिजिटल क्रांति से आदिवासी समाज जुड़ा है। दो बातें हैं। देखिए, जब नोटबंदी किए तो हमें समझना चाहिए कि बस्तर जो है अपने आप में श्रीलंका के बराबर है। विश्व के करीब 22 ऐसे देश हैं जो बस्तर से छोटे हैं। बस्तर अंचल की बात अगर मैं करता हूँ, और वहाँ एक एक बैंक जो है 40-40 किलोमीटर। 2000 रुपये जो हम सहायता निधि डिजिटल देते हैं, जो बैंक के देना होता है, तो पहली बात तो हज़ारों की संख्या में किसान आते हैं तो बैंक देती है, तो 3 बार घुमाती कर देती है। और 3 बार घूम के अगर 2-2 दिन का उसका श्रम जाता है, 30 दिन का आता जाता है, तो ज़रा सोचिए अगर उसको मानव श्रम की गणना करेंगे तो पाएंगे कि 2000 रुपये तो उसका ऐसे चलेगा। सवाल पर से सवाल निकलते जा रहे हैं और हम मूल सवालों से दूर होते जा रहे हैं। राजा राम जी से बातचीत में, चूँकि ये प्रोफेसर भी रहे हैं, बैंक से भी जुड़े रहे हैं और आधुनिक किसान हैं, तो हम फिर से खेती किसानी की ओर ही लौटते हैं। वहाँ की खेती किसानी, खासकर जो जैविक कृषि आप करते हैं, उसके विषय में लोगों को समझाइए और पूरी आप अपने परिकल्पना को थोड़ा विस्तार में रखिए कि कितनी आबादी आपसे लाभान्वित हो रही है। और ये एक देवी के नाम पे आपने माँ दंतेश्वरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फॉर्म बनाया, तो ज़रा पूरा विस्तार से थोड़ा सा। देखिए, जैविक खेती की बात करें तो कोई नई अवधारणा नहीं है। अगर हम 70-80 साल पहले जाते हैं तो अमूमन पूरी खेती जैविक खेती, विकास के नाम पे धीरे धीरे इन चीज़ों का आदि हो रहा है। और भारत में आज की जैविक खेती की हम बात करते हैं तो इसे अंधों का हाथी बना के रखा है। कहीं हम जैविक खेती का मतलब काऊ यूरिन, गौमूत्र, कहीं वर्मी कंपोस्ट, तो कहीं जीरो बजट की फार्मिंग, और इस तरह से करीब 20-22 पंथ नए बने हैं। तो जैविक खेती में किसी को हाथी की पूंछ पकड़ आई तो उसको जैविक खेती पूंछ की तरह दिख रही है, किसी को सूंड पकड़ में आया। एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है पहली चीज़। दूसरी, जैविक खेती की बात अगर करें तो सरकार जिक्र तो बहुत करती है, जैविक खेती का ढिंडोरा तो बेचती है, लेकिन जब बजट देने का टाइम आता है तो वो केमिकल फर्टिलाइजर को देती है। अभी भी आपने देखा 2,05,000 करोड़ के आसपास बजट जो है रासायनिक खाद ले जा रहा है। जैविक खेती के लिए कितना बजट है भी नहीं। मेरी जो जैविक की अवधारणा है कि जो एक ऐसी खेती जिसमें बार बार हमें ट्रैक्टर न चलाना पड़े, जिसके लिए हमें खाद न खरीदना पड़े, बीज न खरीदना पड़े, दवाई न खरीदना पड़े, हमें बाजार का रुख ही न करना पड़े। बाजार का रुख हम एक बार करें, हम एक बार भी न करें, कोशिश करें कि बाजार हमारे खेत तक चल के आए, ऐसा कुछ उगाए जिसकी डिमांड एंड सप्लाई में जरूरत है देश को और ग्लोबल मार्केट को। जी, लेकिन बाजार जब आपके खेत तक आएगा तो वो स्वाभाविक है कि अपनी शर्तों पे आएगा। नहीं, अगर डिमांड एंड सप्लाई में आप अपर हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और सप्लाई उसकी कम है, जैसे मैंने हर्बल की खेती चालू की कि जंगल कटते जा रहे हैं, नए नए हर्बल के उत्पाद आ रहे हैं, हर आदमी उत्पाद हर्बल चाहता है, फिर में शैम्पू लगाने के लिए साबुन की लगाने। डॉक्टर की हालत ये है कि अपने बच्चे को वो तुलसी खांसी अगर होगा तो तुलसी खांसी की सिरप पिलाएगा, आयुर्वेदिक का। यदि कोई पेशेंट आएगा तो उसे पेंसिलिन लगाएगा। तो कहने का मतलब जिस तेज़ी से हर्बल की डिमांड बढ़ी, उस तेज़ी से जड़ी बूटियाँ बची नहीं। जड़ी बूटियों के जो परंपरागत स्रोत है जंगल, उससे टूटते जा रहे हैं। तो खेती, मेरा मानना है हर्बल की खेती एक ऐसा उपक्रम भारत के देश के लिए हो सकता है जहाँ पे बाजार चल के आएगा, ग्लोबल बास्केट बन सकता है हर्बल का। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो भारत का खुला क्लाइमेटिक है। आप समझ सकते हैं कि बर्फीले क्षेत्र से लेकर गर्म क्षेत्र तक तो सब तरह की जड़ी बूटियाँ हम ला सकते हैं। हमारे पास 4,600 बायोडाइवर्सिटी पौधे की वैरायटी है। तो मेरा कहना यह है कि वो ठंडे देश जहाँ पे 6 महीने बर्फ होती है, बहुत सारे ऐसे देश जहाँ जड़ी बूटियाँ नहीं होती हैं। तो ये अगर हर मुकाबले तो निश्चित रूप से हमें उत्पादन ना भी मिले, लेकिन वो हाई वैल्यू प्राप्त है।
दूसरा एक पेरिशेबल आइटम नहीं है, उसके टमाटर है, आज मिल का या वो भी है तो कल फेंकना पड़ेगा। आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि शुरू में आपने सब्जियों की खेती से ही शुरू की। क्या चुनौतियाँ थी और अब जो कर रहे हैं उसमें क्या आप देखिए, मैंने सब्जियों की जब खेती की तो मेरी सोच थी कि ऐसी सब्जियाँ उगाएँ वहाँ पे भी जिसमें मेट्रोस में या बड़े शहरों में उगा। तो जैसे कि आप देखते हैं कि गोभी और ब्रोकोली में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन बड़ा आदमी ब्रोकोली खाएगा, तो हमने ब्रोकोली उगाया और हमने कोशिश किया कि बस्तर से हम बम्बई पहुँचाएँ। तो हमने हवाई जहाज़ की कंपनी का भी इंडिया एयरलाइन सर्विस से टाई अप किया। लेकिन होता क्या था, 300 किलोमीटर दूर हम रायपुर ओल्ड वेन में तो नहीं आते थे, लेकिन एयरपोर्ट पे हमें कोई सहयोग नहीं मिलता था। 2 घंटे के लिए पहले माल देना पड़ता था, 2 घंटे धूप में रखते थे। तो वो बम्बई पहुँचते थे, इस हालत में नहीं रहती थी कि उसका कोई उपयोग करे। तो हमने भारी घाटा खाया उसमें। और हमें समझ में आया ऐसी चीज़ उगाएँ जिसे हम कुछ महीने अगर सुरक्षित रखें, स्टोर करें तो वो ख़राब ना हो। तो जड़ी बूटी की खेती के कई कारणों में से कारण ये भी था। मैंने लेकिन सवाल है कि ब्रोकली उगाने के लिए किसानों को तैयार कैसे करते थे? चाहे अभी जो आप जैविक वनोपज में नई नई चीज़ें जो कर रहे हैं उनके लिए वहाँ से परंपरागत किसानों को तैयार कैसे? देखिए, जड़ी बूटियों की जब बात आई, पहले तो ये जो सब्जियों की खेती तो मैंने चालू की, क्योंकि पहले खुद सफल हो। अगर आप सफल हो जाते हो तो आपको देखा देखी कि आपसे जुड़ते हैं। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। सफलता जो है पेड़ से। तो जड़ी बूटियों के क्षेत्र में जब मैं आया तो मुझे करीब 2 दशक लग गए लोगों को अपने साथ जोड़ने में। शुरुआत में लोगों ने भरोसा नहीं किया, नहीं फसल के। फिर भी जड़ी बूटियों से जोड़ना इसलिए आसान था कि वनवासी जो है जंगलों से जुड़े रहे हैं। और मेरा मानना है कि वनौषधियों से, मेडिकल प्लांट से, हर्बल से शेष विश्व को अगर परिचित कराया है तो वनवासियों ने, तो इसलिए उनको जोड़ना मेरे लिए बड़ा सहज हुआ। आज करीब 25 गाँव में मेरे ज़िले में जैविक खेती कर रहे हैं लोग। अब तो क्यों जड़ी बूटी ही नहीं, साग सब्जी भी लोग जैविक उगाने लगे। जी। कितने किसान जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारी संस्था जो है सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फाउंडेशन आपने किया, इसमें तकरीबन 27,000 किसान थे और जो करीब 7-8 एकड़ का हमारा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक का क्षेत्र है, इसमें भी करीब 400 किसान आदिवासी परिवार के सब मिलकर हम लोग उगाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उगाते भी हैं और बाज़ार तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन उगाने से लेकर बाज़ार तक पहुंचाने के बीच की जो चुनौतियां हैं, आम किसान उसका सामना कैसे करता है और राजा राम त्रिपाठी उसको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे कन्विंस करते हैं, उस दिशा में थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। जी। देखिए, वास्तव में हमारे यहाँ जो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज दोनों के बीच बड़ा गैप है। जी। कोई भी चीज़ को उगा लेना, किसान से उगाना उतना कठिन नहीं है। हमारे किसान चाहे बस्तर के देश के बहुत रहते हैं, तो ये खेतों में नहीं हारते, ये हारते बाजार में। तो क्योंकि मैं बैंकर रहा और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हमेशा रहा, तो मैंने मार्केटिंग से पहले काम किया। पहले हम मार्केटिंग एश्योर करें, एक भी पेड़, एक भी पौधा, एक भी पत्ती उगाने से पहले हम एश्योर्ड मार्केटिंग, हम कोशिश करते हैं एडवांस मार्केटिंग का। ये सुबह में ये उगा रहे हैं और इतने रुपए पे आपको हम देंगे। हो सकता है तब रेट डबल भी हो जाए, लेकिन हम उस लालच में नहीं जाएंगे। हमने जो कमिट किया है वो देंगे, क्योंकि बिजनेस में कमिटमेंट का बड़ा महत्व है। और ये व्यापारिक जगत में हम नहीं पाएंगे कि कमिटमेंट का पूरा सफल। सरकार भी कमिटमेंट करते रहती है किसानों के लाभ को दुगना बनाने का, और कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए ये कहती हैं कि नहीं, किसान को खेती करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो खेती तो करे लेकिन हमारे लिए करे। लेकिन राजा राम त्रिपाठी जी अपने लोगों के बीच में खेती करते हैं और बाज़ार से भी जोड़ते हैं और खेत से भी जोड़ते हैं। कहीं आगे क्या राह क्या है? देखिए, आगे की राह ये है कि एक सफल मॉडल अगर सही मायने में धरती पर खड़ा तो 100 में उसको रेप्लिकेट होने में, 1000 में बदलने में, लाख में बदलने में टाइम नहीं लगता। तो मुझे लगता है यह एक नया रास्ता हो सकता है इस देश के लिए कि हाई वैल्यू हर्ब्स, स्पाइसेस, मसाले और सब्जियाँ ग्लोबल मार्केट में, जहाँ की हेल्थ को लेके कोरोना के बाद जागृति आई है और सिंथेटिक यानी केमिकल दवाइयों से अब नेचुरल की ओर पूरा विश्व
मुड़ रहा है, वहाँ भारत के लिए अपार संभावनाएं मैं देखता हूँ। और ये संभावनाएं जो है, ये जो फायदा है, अगर किसानों की जेब तक पहुँचेगा सही मायने में, तभी मेरा मानना है ये आगे बढ़ पाएगा। और अगर किसान इससे बेनिफिटेड नहीं होंगे, सारी मलाई बीज के बिचौलिए खा जाएंगे, तो स्थिति वही रहेगी। हो सकता है बस्तर में एक राजा राम कुछ हज़ार, 1 लाख किसान, 2 लाख 5 लाख को तो कर दे, लेकिन मेरे देश में मेरा मानना है, सरकारी आंकड़ों की बात छोड़िए, अगर 10 करोड़ खेती है, 8 करोड़ लोगों को 2000 दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है करीब 16 करोड़ किसान हैं और 70 करोड़ लोग सीधे सीधे खेती से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी। इनको अगर लाभ दिलाना है तो हमें ऐसी खेती पे अवश्य काम करना पड़ेगा, वरना गेहूँ यूक्रेन पे रोक लगाना, आटा पे GST लगाना, यही सब सरकार करती रहेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो हम लोग करते रहे हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक का सफ़र हमने तय किया है। एक आखिरी सवाल सर, सस्टेन कैसे करे किसान? आज कोई खेती, आज हम आंकड़ा समझते हैं, कहीं किसी मीडिया में छप जाता है कि राजा राम जी ने तो इस साल के फसल में हज़ारों रुपए बनाए, अगले वर्ष की खेती में एक खबर आती है कि राजा राम जी तो दिवाली हो गई। तो उन किसानों को कैसे बचाएं हम, बीज को कैसे हम बचाएं, ये भी बड़ी चुनौती है। देखिए अभी क्या है, हमारी खेती शुरू होने के पहले हर किसान को बाजार जाना होता है जी। ट्रैक्टर से बात शुरू होती है, डीजल का रेट 1.5 अगर हो जाता है तो सीधा 5 एकड़ के किसान, जैसे हमारे देश में 84% किसान 4 एकड़ से 5 एकड़ के, तो एक किसान के पॉकेट पे 5 एकड़ की खेती में 3600 से 4000 रुपया अतिरिक्त वजन पड़ा। ठीक है, 4000 रुपया बढ़ गया। फिर खाद भी खरीदना है, बीज भी खरीदना है, दवाइयाँ खरीदना है, इनके रेट जो बढ़े वो ऊपर है। तो ये इनपुट कास्ट बढ़ने के कारण दिवालिया होने की स्थिति आती है, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा प्रोडक्शन है, जो खेती से उत्पाद है, उसके रेट मतलब अनुपाते नहीं बढ़ते। आप उठा के 60 सालों के इंडेक्स उठा के देख लीजिए, बाकी चीज़ों के मूल्य कहाँ गया, धान गेहूँ कहाँ है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, धान गेहूँ सब चीज़ हम उगाएं अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए उगाएं, लेकिन जब बाजार में जाके बेचने की बात आती है, एक्सपोर्ट करने की बात आती है, तो उन फसलों को उगाएं जो डॉलर और यूरो के भाव में बिकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि धान गेहूँ, तेल, सब्जी, ये सबके भाव जो भी है, कोई भी 60-70 रुपये किलो के ऊपर कोई भी किसान के उत्पाद का भाव नहीं है। सेब अगर आप 100 रुपये का खरीद रहे हैं तो इसका मतलब नहीं किसान को 100 रुपया मिल रहा है, जहाँ से चल रहा है वहाँ इसको 22 रुपये किलो मिल रहा है। अनार की भी यही स्थिति है। मेरी कहने मतलब 70 रुपया किलो से ऊपर की कोई चीज़ किसान के पॉकेट में नहीं देती। लेकिन जब हर्बल की बात करते हैं तो वहाँ से शुरू होता है, 70 रुपया से शुरू होता है, और दूसरी बात है डॉलर और यूरो भी कमा के लाता है। मसालों की भी स्थिति, तो मेरा मानना है ग्लोबल मार्केट से डरने के बजाय ग्लोबल मार्केट को कब्जा करने की भारत को अपनानी चाहिए, और ये बिना किसानों को भी विश्वास में लेने होगा। ये जो योजनाएँ अगर AC के बंद कमरों में योजना आयोग में रहेंगी, जिन्होंने जिंदगी में धनिया भी नहीं उगाया जी, ऐसे लोगों को बिठा के आप करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो हम लोग स्वाभाविक रूप से बस्तर की बात कर रहे हैं, खेती किसानी की बात कर रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को समझ रहे हैं, वहाँ के खेती किसानी को समझ रहे हैं, वहाँ की चुनौतियों को समझ रहे हैं। लेकिन राजा राम जी, एक आखिरी सवाल, बस्तर बिना गुनगुनाए कैसे पूरा हो? किसानों के बीच में होते हैं तो क्या गुनगुनाते हैं, आपका मन क्या कहता है? मैं चलता ही रुकता हूँ जी। मेरा एक बड़ा संग्रह है बस्तर बोलता, उसका दूसरा दोबारा सबसे आया बस्तर बोलता, अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ यस इट इज बस्तर स्पीक। मराठी में आया मी आदिवासी बोलते, तो बस्तर बोलता है। कैसे बोलता है? बस्तर बोलने लगा है। अब बस्तर को देखिए, अभी तक बस्तर की हालत थी 2 पार्टों के बीच, एक तरफ सुरक्षा बल, ठीक, दूसरी तरफ पंचायत, तो दोनों के 2 पार्टों के बीच बस्तर की स्थिति। अब स्थिति ये है कि बस्तर अपना राह खुद चुनने की कोशिश कर रहा है, और आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को समझ रही है, और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में बस्तर गुनगुनाएगा भी और बस्तर मुस्कुराएगा। बस्तर के लोगों के लिए कुछ गुनाइए, अपनी बोली के लिए कुछ गुनाइए। देखिए, हमारे यहाँ बड़ा बैला डीला, आप जानते हैं कि आयरन और का बहुत बड़ा डिपॉजिट है, और पिछले 50 सालों से अनवरत 24 दिन आयरन और बस्तर से जा रहा है। तो बैला डीला को लेके हमारे बस्तर का एक गीत है, पीला मतलब बच्चा, आमी बस्तर जिला तो आदिवासी पीला, आमी बस्तर जिला तो आदिवासी पीला, बैला डीला
मैला गीला मैला गीला। धन्यवाद। ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं और राजा राम जी से फिर से बातचीत होगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि कभी कोंडा गांव के उन खेतों की ओर जाऊं और वहां से आपके लिए कुछ लाऊं। सर उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। आपका हमेशा बस्तर में स्वागत है, जरूर आइए। धन्यवाद।